गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और उसमें हमने फर्स्ट फीचर रीड की थी कि डेमोक्रेसी इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। और इस बिहार पर हमने एक केस स्टडी की थी पाकिस्तान की परवेज़ मुशर्रफ की कि उसने मिलिट्री कूप किया और जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको उखाड़ फेंका और सारी पावर जो थी अपने हाथ में ले ली। फिर उसने इलेक्शन करवाया और अपने आप को एक डेमोक्रेटिक वे से अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया। तो हम जो है इसका कंक्लूज़न क्या निकालते हैं कि जो उसका एक वे था, जो उसने माल प्रैक्टिसेस की थी या अपनी पावर को यूज़ करके पार्लियामेंट्री सिस्टम को रुइन कर दिया था और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, सारी पावर्स जो है और बढ़ा ली और 5 इयर्स का जो टर्म था उसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप था बेटा? कि हमने कहा कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक मिलिट्री कमांडर था, लेकिन उसने धोखाधड़ी से पावर को छीन लिया और अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि जो इलेक्टेड मेंबर थे वो भी उसके हाथों की एक पपेट बनकर रह गए थे। तो इसका जो कंक्लूज़न था वो क्या निकला कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो रूलर्स जो हैं वो इलेक्टेड हों, लेकिन फाइनल डिसीज़न मेकर्स भी हों बेटा। कि जो लोग चुन कर आते हैं डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा, तो उनके पास ही जो पावर है वो उनके हाथ में होनी चाहिए और डिसीजन जो मेकिंग पावर है मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो जो मेन फीचर है इसकी क्या निकली कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, in this system a government is elected by the people and the powers must rest with those elected peoples। समझ आ गया सभी बच्चों को कि रूलर्स जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए और उन लोगों के पास ही निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह वो चुने गए हैं लेकिन पावर जो है वो सिंगल हैंड के पास है बेटा। नेक्स्ट हमारी फीचर आती है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर। फ्री मीन्स किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट है या जो वोटर है वो बिल्कुल अपनी माइंड से और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कि वो अपनी विल से किसी को भी वोट कास्ट कर सके। और जो इलेक्शन है सिस्टम वो फेयर होना चाहिए, उसमें डर्टी ट्रिक्स या फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए भी हम एक केस स्टडी करेंगे जिसमें हम चाइना का एग्जांपल पढ़ेंगे। चाइना भी हमारा नेबरिंग कंट्री है जो नॉर्थ में जो लोकेट करता है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 इयर्स। अब यहाँ पर हर 5 साल इलेक्शन होते हैं चाइना के अंदर। तो यानी कि जिस कंट्री में इलेक्शन होते हैं यानी कि पब्लिक को पावर है, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जिसके बिहार पर हम कहेंगे कि चाइना इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इट इज़ अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड में देखेंगे हम इसका कंक्लूज़न। पहले हम पढ़ते हैं कि चाइना के अंदर सिस्टम क्या रहा है बेटा। कि चाइना में हर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होता है, ठीक है, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है। और जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है बेटा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये हमने लर्न करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज में है इसको नहीं हम याद करेंगे। क्या है ये? क्वानगो, रेनमिन, दाई बायो और दोहाऊ नो। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? नेशनल पीपल कांग्रेस। अंडरलाइन कर ले इसको।
ये पार्टी का नेम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना के अंदर। नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये एक ऐसी जो है पार्टी है जिसके पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। बेटा हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी क्षेत्रीय लेवल पर यानी रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर बहुत सारी अनकाउंटेड जो है अनलिमिटेड पार्टीज़ हैं, जितनी मर्जी पार्टियाँ बना लें। लेकिन चाइना के अंदर शुरू से ही पार्टियां हैं, लेकिन एक सिंगल पार्टी का हमेशा से रूल रहा है बेटा, और उसका नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उनके पास पावर क्या है बेटा, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। हमारे यहाँ लोकसभा में जो मैक्सिमम है 550 मेंबर्स रहते हैं बेटा। ये भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स बनती हैं, तो 550 सीट है और इलेक्टेड है 545 यानी 545। और चाइना देखो इतना बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट में सीट्स हैं मेंबर्स की वो 3000 हैं। और सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। उसमें से कुछ मेंबर जो है ना आर्मी द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं बेटा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी का कोई रोल नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती आर्मी। ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। किसी भी मेंबर ने जो है इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी से बेटा। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज़ एलिस। एलिड क्या होता है, उनका आपस में एक कॉलिशन हो रखा है। टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 3। जो साम्यवादी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा छोटी 8 पार्टीज़ हैं, और वो 8 पार्टीज़ जो है अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट पार्टी के वो रन करती हैं, काम करती हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और लास्टली जो है चाहे वो 8 पार्टीज़ जीते हैं उनके मेंबर्स, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ही सरकार बनाती है। क्यों ऐसा है सिस्टम, जो इलेक्टेड होकर आते हैं छोटी पार्टीज़ के और वो किसके साथ कोलिशन में आ जाते हैं, किसके साथ एलिड हो जाते हैं, संधि कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है। उनको पता है अगर हम इलेक्टेड भी हो गए हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या है आगे, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। नेक्स्ट केस स्टडी है मैक्सिको की बेटा। मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। 1930 से मैक्सिको में भी इलेक्शन जो है हेल्ड होते हैं आफ्टर एवरी 6 ईयर। अंडरलाइन दिस पॉइंट, हर एक कंट्री में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। मैक्सिको अकेला एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 6 सालों के बाद इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के बेटा। इसमें 2 केस स्टडी पढ़ ली हमने इस फीचर के अंदर। तो जो चाइना है बेटा, लास्ट में कंक्लूज़न क्या निकलता है, दिस सिस्टम इज़ नोन एज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक बेटा। नॉन डेमोक्रेटिक वे तो डेमोक्रेटिक है कि इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है इलेक्शन का वो गलत है बेटा, रॉन्ग माल प्रैक्टिसेस है। इसमें पीपल्स की पार्टिसिपेशन नाम मात्र है। इसलिए ये जो सिस्टम है सिंगल पार्टी सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब मैक्सिको की बात करते हैं। वहाँ भी इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 6 ईयर्स और दे इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। ये ऐसी कंट्री है जिसमें कभी भी मिलिट्री कूप नहीं हुआ। और डिक्टेटर मीन्स क्या है, किंग का रूल नहीं है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, सिंगल पावर नहीं ऐसा कुछ। बट अनटिल, फिर भी इसके बावजूद 2000 से एवरी इलेक्शंस वाज, 2000 से एवरी इलेक्शन वाज वन बाय, यानी कि 2000 के बाद भी जो इलेक्शन वहाँ पर होता है उसमें एक ही पार्टी विन करती है। उस पार्टी का नाम है PRI। इसको भी नोट कर लें। फुल फॉर्म्स आती हैं बेटा। PRI स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी।
पीछे से शुरू करते हैं इसका। PRI, आई मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अब इसमें देखो 2000 से 1930 की बात कर रहे हैं कि 1930 से इलेक्शन चल रहे हैं और 2000 के बाद हमेशा से एक सिंगल पार्टी जो है PRI जो है वो इलेक्शन जो है वो जीती आ रही है। अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं। अपोजिशन का निर्माण कब होता है? जब रूलिंग पार्टी सरकार बनाती है तो बाकी जो विनिंग पार्टी के मेंबर्स हैं वो अपोजिशन बना लेते हैं बेटा। दूसरी पार्टी के जो लोग हार जाते हैं और मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते वो रोल प्ले करते हैं अपोजिशन का बेटा। तो क्या होता है वहाँ पर, अपोजिशन पार्टी जो है वो भी इलेक्शन लड़ती हैं बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी जीतती नहीं है वो। PRI वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। क्या करते हैं, क्यों ऐसा पॉसिबल है कि लोग जो है वोट भी डालते हैं लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जीतती है? इलेक्शंस के टाइम PRI जो है वो माल प्रैक्टिसेस करती है। यानी कि आपने अपनी कंट्री में अपने एरियाज़ में भी देखा है ना, जब इलेक्शन होते हैं तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। लोगों को फोर्सफुली जो है पार्टियां प्रेशराइज करती हैं कि वो उनको वोट कास्ट करें रिलीजन के बेस पर या कास्ट के बेस पर या एरिया के बेस पर। तो लोग जो हैं या उनको फिर ख़रीद भी लेते हैं, उनको पैसे दे के उनकी वोट ख़रीद लेते हैं। तो ये क्या है? डर्टी ट्रिक्स, माल प्रैक्टिसेस। तो ये सिस्टम जो है PRI भी करती है। और जितने भी एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं ऑफिस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो इस पार्टी की जो है प्रोपोगंडा करते हैं, प्रचार करते हैं इसके लिए। और दे हैड कंपल्सरी टू अटेंड इट्स पार्टी। देखो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, ऑफिसर्स है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हों, वो मजबूर नहीं हो सकते। उनको पार्टी जो गवर्नमेंट है, जैसे मान लो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपनी स्टेट के अंदर BJP है। अब जितने भी लीडर्स हैं BJP के, इलेक्शन के टाइम वो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनको फोर्सफुली जो है अपने पीछे नहीं लगा सकते कि आप उनकी पार्टी का प्रचार करें। ऐसा यहाँ इंडिया में नहीं है। इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फीचर्स लिए हुए हैं बेटा। तो यहाँ देखो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग सिस्टम है, कोई उनको इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जितने भी बेचारे सरकारी अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन कि जो टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर, वो भी पेरेंट्स मीटिंग पे क्या बोलते हैं पेरेंट्स को कि PRI को वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड, मीडिया क्या करती है, इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया भी अपोजिशन जो है, मीडिया क्या करती है, इग्नोर करती है जो अपोजिशन की एक्टिविटीज़ है पॉलिटिकल पार्टी की, और उनको क्रिटिसाइज़ करती है। यानी कि वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कभी नहीं बोलती। हमारे यहाँ जो मीडिया है ना, बिल्कुल धो डालती है सभी को, चाहे वो मेजॉरिटी पार्टीज हो या गवर्नमेंट के लीडर्स हों या किसी मेजर पार्टी से हों। तो उनके लिए क्या है, उनको तो एक खबर चाहिए। यहाँ पर मीडिया जो है वो साइलेंस रहती है, वो हमेशा अपोजिशन जो आवाज़ें उठाती है उसको दबाती है, ठीक है। और समटाइम्स दी पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल्स टू कास्ट देयर वोट्स। हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो जाए ना तो जो पब्लिक है ना उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाए बेटा। तो वहाँ क्या होता है कि जहाँ पर इलेक्शंस वाले बूथ्स बने होते हैं वही चेंज कर देते हैं। तो लोग वोट कास्ट करने आते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो अपना वोट कहाँ कास्ट करेंगे, जो बूथ्स है वो कहाँ बने हैं। तो ये एक डर्टी ट्रिक है, PRI करती है हमेशा ऐसे। लास्ट मिनट में क्या करती है, रिप्लेस कर देती है बूथ्स को, और पीपल्स जो है वो अपनी वोट को कास्ट नहीं कर पाते। PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन दी कैंपेन्स फॉर इट्स कैंडिडेट। जो PRI के मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग के ऊपर खर्च करती है। शुड वी रिमेंबर द इलेक्शन डिस्क्राइब्स अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर्स।
रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट, यहाँ पर हमें जो है इलेक्शंस हैं उनको उसमें क्या होता है बेटा, पीपल्स जो है अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चाइना का एग्जांपल लें या मैक्सिको का, तो यहाँ सब कुछ उल्टा है। इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन वो किसकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, पार्टीज़ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। यहाँ पीपल्स की कोई विश नहीं है कि पीपल्स जो है वो अपनी विल को, अपनी विशेस को फुलफ़िल कर रहे हैं। नो, reading these examples we get a sense that we cannot, there are many problems here in China, election do not offer the people any serious choice। चाइना के एग्जाम्पल में देखते हैं कि पीपल्स को कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी इच्छा से करें। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? नो, दिस इज़ नॉट अ चॉइस। This system is known as forcefully elections done by the ruling parties या powerful parties. In the Mexican example, we can say people seem to be really have a choice, but in practice they had no choice। यहाँ पर देखते हैं मैक्सिकन सिस्टम में कि लोगों को पावर है वोट करने की, लेकिन यहाँ पर हर एक कैंडिडेट जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है पीआरआई के लिए। तो यहाँ पर भी लोगों को फोर्सफुली जो है उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल्स वर अगेंस्ट इट। यहाँ पर अगर लोग किसी पार्टी के पीआरआई के अगेंस्ट है लेकिन फिर भी उनको हरा नहीं सकते, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, लोगों के नाम से दूसरे लोग वोट कास्ट कर जाते हैं। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि फेयर नहीं है, इसमें डर्टी ट्रिक्स यूज़ की गई हैं। फेयर कब होता है? जब लोगों को पावर है, वो अपनी इच्छा से किसी को भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेस हैं, चॉइसेस है पीपल्स की, वो क्या है? नाम मात्र। वी कैन थस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग और डेमोक्रेसी। यहाँ पर हमारी सेकेंड फीचर्स सामने आती है बेटा, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट अ सफिशेंट। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेसी की फीचर नहीं हो सकते, ये सफिशेंट नहीं है। इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। इलेक्शंस का मतलब ही क्या होता है कि लोग चॉइस कर लें, लोगों को इतनी जो है उनके पास पावर होनी चाहिए, उनके पास अपना विवेक होना चाहिए कि वो अपने इच्छा से वोट डाल सकें। यानी कि इलेक्शन के अंदर चॉइस और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। अब हमने पढ़ा कि मैक्सिको में सिंगल ही पार्टी है, चाइना में पार्टी है और छोटी पार्टियां उनके अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो यहाँ पर लोगों के पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है। जब एक ही पार्टी होगी और उसी ने ही जीतना है, उसको कभी कोई हरा ही नहीं सकता, तो लोगों के पास नो चॉइस। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चॉइस होती हैं, पार्टीज़ भी होती हैं और इंडिपेंडेंट भी लोग इलेक्शन को जो है कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लोगों को चॉइस है भी, एक बार बीजेपी नहीं, बीजेपी काम कर रही तो नेक्स्ट टाइम यूपीआई, जो यूपी यूनाइटेड प्रोग्रेस यूपी है, उसको इलेक्शन जो है वोट कास्ट कर देते हैं। कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है। ऐसे ही हमारे स्टेट के अंदर देखें तो 10 सालों से तो बीजेपी है, लेकिन उससे पहले क्या सिस्टम था भाई? कभी कोई लाल आ रहा है, देवी लाल आ रहा है, बजरंग आ रहा है, बंसी लाल आ रहा है, ओम प्रकाश चौटाला आ रहा है। तो ये बदल कर लोगों के पास क्या है? चॉइस है, अल्टरनेट है। ठीक है, तो अल्टरनेट होना चाहिए बेटा, चॉइस भी होनी चाहिए, इलेक्शन भी होना चाहिए और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। लोगों के पास चॉइस होगी तो वो क्या कर सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं, मान लो कि लोगों ने वोट कास्ट किया है और वो लोग अकॉर्डिंग टू जो है पीपल्स काम नहीं करते। मान लो हमने बीजेपी को चुना है और बीजेपी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल्स नहीं कर रही काम,
तो नेक्स्ट टाइम वो जो लोग हैं उसको वोट कास्ट नहीं करते। तो यहाँ पर इंडिया में क्या सिस्टम रहता है, पार्टीज़ को पता है कि वोटर्स जो है वोट नहीं कास्ट करेंगे अगर हम उनके अकॉर्डिंग नहीं भी उन काम करेंगे बेटा, तो वो थोड़ा बहुत अपनी पावर को भी यूज़ करते हैं और लोगों के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं बेटा। लेकिन मैक्सिको, चाइना और पाकिस्तान की केस स्टडी में ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को कोई चॉइस नहीं थी और लोगों के पास पावर भी नहीं थी अपने रूलर्स को चेंज करने की, इफ़ दे विश सो। तो ये नेक्स्ट फीचर आ जाती है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर्स हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि यहाँ पर ये ना हो कि PRI ही जीतती जा रही है या कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती जा रही है, उनको अपना हार का खतरा भी होना चाहिए। अगर उनको ये डर ना होगा तो वो लोगों के अनुसार काम नहीं करेंगे बेटा। सो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर जो इलेक्शंस का ही चैप्टर है उसमें हम क्लियर करेंगे बेटा। ये देखो यहाँ पर मनी का रोल दिखाया हुआ है कार्टून के अंदर। दिस कार्टून्स वाज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन लैटिन अमेरिका पब्लिकेशन। व्हाट डू द मनी बैग सिग्निफाई हियर। मनी बैग क्या शो कर रहे हैं कि पैसे से वोट को ख़रीदा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डेमोक्रेसी के अंदर दिखाया हुआ है कि लोग जो हैं, जो रूलर्स हैं या जो पार्टीज़ हैं, वो पैसे के दम पर वोट खरीद कर सत्ता में बने रहते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। अब ये एक नेक्स्ट फीचर है बेटा कि जो पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं जो अबव 18 हैं, उनका जो वोट है उनकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि इसका मतलब क्या है 1 वोट और 1 वैल्यू। अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू दी डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है बेटा? सभी लोगों को मत देने का अधिकार। सभी लोगों में कौन लोग आते हैं? जिनकी एज 18 और अबव होती है बेटा। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो एज लिमिट है वो मोस्टली जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर फॉलो होती है। देयर आर मेनी इंस्टांसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि उनमें क्या है, एज कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पर्सन की वोट वैल्यू अलग अलग है। तो उसका एग्ज़ाम्पल देखो सऊदी अरेबिया का। अनटिल 2015 तक सऊदी अरेबिया में क्या सिस्टम था कि वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। एस्टोनिया, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इंटरनल बेटा इसमें से। एस्टोनिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है बेटा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों जो हैं पास पास में हैं यूरोप के अंदर, और यूरोप के कंट्रीज़ हैं ये। एस्टोनिया में क्या सिस्टम है? एस्टोनिया मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया के अंदर जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, यानी कि जो रशिया से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, और उनकी जो संख्या है बहुत कम है, क्योंकि एस्टोनिश जो है वो रहते हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, रशिया पास में ही कंट्री है बेटा। तो वहाँ के कुछ जो लोग हैं वो सेटल्ड हो गए हैं एस्टोनिया में, लेकिन उनको कोई राइट नहीं है वोट कास्ट करने का। ठीक है, उनको सिटीजनशिप तो एस्टोनिया की मिली हुई है, लेकिन राइट टू वोट सिर्फ जो एस्टोनिया के नेटिव्स हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको ही मिला हुआ है। जो बाहर से आए हुए हैं NRIs या जो रशियंस हैं किसी भी कंट्री से जो वहाँ पर सेटल्ड हैं, उनको राइट टू वोट नहीं है। हमारे यहाँ पर बेटा
जो एक कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है, जो 5 साल तक लगातार इंडिया में रह रहा है, इंडिया के रूल्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो बने हुए हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स दे गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लेकिन एस्टोनिया में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वहाँ पर पीआर नहीं जो है पॉसिबल दूसरे लोगों के लिए। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं बेटा। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। अब यहाँ पर बताया कि जो फिजी कंट्री है वहाँ पर जो इंडिजीनियस यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि जो इंडियन वहाँ पर सेटल्ड हुए हैं उनकी वोट की वैल्यू नहीं है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो वहाँ पर इक्वालिटी के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे सामने थर्ड फीचर आती है डेमोक्रेसी के लिए। हमने कहा ना कि डेमोक्रेसी के डीप मीनिंग्स हैं, तो हम 1 बाय 1 एग्जांपल पढ़ रहे हैं और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको एनालाइज करके जो बेस्ट फीचर है वो बना रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ठीक है। तो ये फीचर्स जिन कंट्री में हैं तो वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकता है बेटा। अब थर्ड फीचर क्या आई है, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हर एक व्यक्ति है जो वहाँ का सिटीज़न हो चुका है, चाहे वो इंडियन हो चाहे रशियन हो, ठीक है, उसकी वोट की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनकी होती है बेटा, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी इसीलिए है क्योंकि वो सबको इम्पोर्टेंस इक्वल वैल्यू देता है बेटा। लेकिन वर्ल्ड के कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ अपने लोगों को वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जॉब्स अच्छी देते हैं उनको, लेकिन बाहर वालों को वो अपने कंट्री में आने तो देते हैं लेकिन उनकी वोट वैल्यू नहीं है, उनकी जो राय है एडवाइस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं नॉन डेमोक्रेटिक को शो करती हैं बेटा। तो नेक्स्ट फीचर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो हमने रीड किया बेटा उसको दोबारा से आप पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके अपने जो है इंटरनल क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे बेटा। ओके डियर, गुड बाय।